गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि जो है आज हम सेकेंड सेमेस्टर बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का जो है पेपर सेकेंड जो है शुरू करने जा रही हूँ। पेपर का नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसमें हम जो है वर्तमान भारतीय समाज में क्या शिक्षा का प्रारूप है, कैसी शिक्षा दी जा रही है, समाज में क्या शिक्षा का व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे। और प्रारंभिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए बालक की, क्या क्या प्रारंभिक शिक्षा में व्यवस्था है जो है। तो इस चैप्टर के माध्यम से जो है, इस बुक के माध्यम से जो है हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और शिक्षा में कितने लोग अपना जो है मत प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में जो है जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम शिक्षा का अर्थ जानेंगे। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उसके बाद उसका महत्व क्या होता है और उद्देश्य क्या है शिक्षा का, इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षा का अर्थ के बारे में जानेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ देखिए, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन शिक्षा को सामान्यतः जिस अर्थ में हम प्रयुक्त करते हैं या प्रयुक्त किया जाता है, वह शिक्षा के सीमित क्षेत्र को या सीमित अर्थ को अभिव्यक्त करता है। सीमित अर्थ को या सीमित क्षेत्र को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। जैसे इन सामान्य प्रयोग से शिक्षा का अर्थ जो होता है, इन सामान्य प्रयोग से शिक्षा का अर्थ विद्यालयी, महाविद्यालयी, विश्वविद्यालयी तथा औपचारिक शिक्षा तक क्या होता है, यह सीमित होता है, क्योंकि यह अनौपचारिक नहीं हो सकता। जैसे शिक्षा अगर हम विद्यालय स्तर पर ले रहे हैं या महाविद्यालय स्तर पर ले रहे हैं या विश्वविद्यालय स्तर पर है, या तो वो औपचारिक रूप से शिक्षा होता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु शिक्षा इन औपचारिकताओं में अबाध्य नहीं होता है। इन औपचारिकताओं में क्या होता है, अबाध्य नहीं होता है। इसका कोई बाध्य नहीं है कि शिक्षा यहीं तक है, नहीं। शिक्षा क्या है, वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक चलती रहती है। जैसे कि भारतीय लोग जो है, उनकी जो अवधारणा है, उनकी जो मानना है कि उनकी अवधारणा के अनुसार शिशु जो होता है माता के गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे अभिमन्यु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभिमन्यु को अगर हम ले लेते हैं तो वह बहुत बड़ा मतलब एक उदाहरण है कि वह गर्भ से ही उनके अंदर चक्रव्यूह की कला जो थी वह माता के गर्भ से ही उनको प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार कहा जाता है कि बच्चा गर्भ में रहते हुए भी सीख लेता है कुछ। जैसे माता पिता जो कुछ करते भी हैं, तो वो बच्चा जब गर्भ में होता है तो वहाँ कुछ न कुछ वो भी सीखता रहता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग भी करते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पे अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह मतलब गर्भ में रहकर जो चक्रव्यूह तोड़ने की रचना को सीखा था, उसका आवश्यकता पड़ने पर उसने उस आवश्यकता को जो है आवश्यकता पड़ने पर, उसकी ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रयोग भी किए थे अपने जीवन में। तो इस प्रकार हम शिक्षा के अर्थ को आगे समझेंगे। व्यक्ति हर क्षण, हर स्थान, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर घटना तथा हर अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये सही बात है कि बच्चा जो है हर क्षण, हर स्थान, हर व्यक्ति, हर वस्तु से तथा अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। परंतु यह सीखना व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं पर निर्भर करता है। यह सीखना क्या करता है, व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं पर निर्भर करता है। जितनी व्यक्ति में सीखने की क्षमताएं, योग्यताएं होती हैं,
उतना मतलब इच्छा शक्ति होती है, उतना ही बच्चा जो है सीखता है। जैसे सभी बच्चे एक समान अंक प्राप्त करते हैं या पढ़ने वाले सभी बच्चे एक समान अंक प्राप्त करते हैं, अतः तो यह देखा जाता है कि कक्षा में पढ़ने वाले ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे एक समान अंक प्राप्त करेंगे, नहीं, सभी की योग्यताएं जो होती हैं, क्षमताएं होती हैं, वह अलग अलग होती हैं, एक समान अंक प्राप्त नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो भी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है उसमें विकास की प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे बच्चा को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है तो वह क्या होता है, वो विकास की प्रक्रिया में चलती है, वह विकास की प्रक्रिया में होती है और बच्चा उससे क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे सीखता है और वह एक विकास की प्रक्रिया में चलता है। उसका स्वरूप न केवल औपचारिक है और न ही अनौपचारिक है। यह क्या है, जन्मजात है, न तो औपचारिक है और न ही अनौपचारिक है। यह क्या है, यह जन्मजात है। यह जन्मजात से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो है प्रक्रिया है, जिसके अधिकरण या जिसके अभिकरण में परिवार, मित्र, मंडलीय और समुदाय, विद्यालय, समुदाय में स्थित संस्थाएं, इनमें क्या होता है कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरमीडिया आदि से बच्चा कुछ न कुछ वहाँ पर सीखता है। जैसे शिक्षा का अर्थ अगर हम ले लेते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, देखिए शिक्षा शब्द क्या होता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया। संस्कृत के शिक्षा क्या है, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, शिक्ष धातु से लिया गया है। शिक्ष शिक्षणे, जिसका अर्थ होता है शिक्ष शिक्षणे, जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्ष और शिक्षणे, जिसका अर्थ होता है सीखना और अध्ययन करना। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ सीखना, अध्ययन करना, जैसे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना और उसको क्या करना, अध्ययन करना है। इसका परिणार्थक रूप होता है कि सीखना। कोई भी चीज होता है या कोई वस्तु होता है, कहा ना कि हर क्षण हर वस्तु से हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। संस्कृत के कोश में लिखा गया है कि शब्द संस्कृत के लिए विद्य धातु से उत्पन्न है, ये व्युत्पन्न होता है। और जो है जानना, इसका मतलब होता है जानना, सीखना, करना और अध्ययन करना आदि अर्थों में यह क्या होता है, प्रयुक्त होता है। याद अर्थों में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। दूसरी चीज कि उपर्युक्त दोनों ही शिक्षा एवं विद्या जो है विद्या शब्दों के प्रयोग में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को माना जाता है या प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। चाहे शिक्षा हो चाहे विद्या हो, दोनों सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इसको प्रयोग किया जाता है। अर्थात अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा शब्द का पर्याय क्या होता है, एजुकेशन होता है, एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या होता है, शिक्षाविदों के अनुसार एजुकेशन शब्द का प्रयोग जो है या व्युत्पन्न कहाँ से हुआ था, लैटिन भाषा से हुआ था। इसका व्युत्पन्न कहाँ से हुआ था, लैटिन भाषा से
हुआ था। इनके निम्नलिखित शब्दों में पहले हम देख लेते हैं कि एजुकेशन जो होता है उसको निम्न भाषा में कैसे प्रयोग किए थे, किन भागों से इसको एजुकेशन बनाए थे, किन श्रेणियों से। जैसा अभी देखिए कि हमने बताया कि मनोवैज्ञानिकों ने या एजुकेशन शब्द का प्रयोग लैटिन भाषा से किया गया था। तो उन्होंने इसको 3 भागों में बांटकर किया था। पहला था हमारा एजुकेटम। पहला हमारा क्या था? एजुकेटम। एजुकेटम शब्द क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेटम क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो 2 शब्दों से एजुकेटम मिलकर बना है। किससे? पहला है ई शब्द और तथा दूसरा है डीको। दूसरा क्या है? डीको। यही 2 शब्द से मिलकर एजुकेटम बना है। ई का अर्थ क्या होता है या डीको का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। देखो, ई का अर्थ जो होता है अंदर से होता है और डीको का अर्थ क्या होता है? बाहर। डीको का अर्थ क्या होता है? बाहर। तो एजुकेटम शब्द क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा डीको। तो ई तथा डीको का मतलब क्या होता है? ई का अर्थ होता है अंदर से तथा डीको का अर्थ क्या होता है? बाहर। मतलब आगे से बढ़ना या विकास करना। आगे से बढ़ना या विकास करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है कि बालक के आंतरिक शक्तियों की ओर जो है और प्रकट करना। इसका अर्थ क्या होता है? बालक के आंतरिक शक्तियों की ओर, आंतरिक शक्तियों को प्रकट करना। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। और डीको का क्या अर्थ होता है? बढ़ना या विकास करना। तो कुल मिलाकर एजुकेटम शब्द का अर्थ यह होता है कि बालक के आंतरिक शक्तियों को प्रकट करना। दूसरा आता है हमारा एडुसियर। एडुसियर का अर्थ क्या होता है? ये भी लैटिन भाषा के ही माध्यम से इसको लिया गया। लैटिन भाषा शब्द में एडुसियर कहते हैं। इसमें क्या होता है? विकसित करना या अथवा बाहर निकालना। ई का अर्थ क्या होता है? जो है अंदर से, मतलब विकसित करना या बाहर निकालना। अर्थात क्या होता है कि विकास करना अथवा या बाहर निकालना। इस तथा एजुकेटर शब्द का क्या अर्थ होता है? एजुकेयर। एजुकेयर शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है कि विकास करना या जो है बाहर, दूसरे शब्दों में बाहर निकालना या विकसित करना। ये जो है एडुसियर का अर्थ होता है। जैसे एडुसियर में क्या होता है? एजुकेयर में आगे बढ़ना, बाहर निकालना। वैसे एडुसियर में क्या होता है? विकसित करना या जो है बाहर या जो है निकालना। विकसित करना या निकालना होता है एडुसियर का मतलब। और एडुकेयर का मतलब होता है कि जो है आगे बढ़ना या विकास करना। आगे बढ़ना या विकास करना। तो ये अर्थात आगे बढ़ना या निकालना, ये सारी चीज़ें एजुकेयर के माध्यम से होता है। कुल मिला के कहने का अर्थ जो लैटिन भाषा में होता है, तो वो लैटिन भाषा में कहने का मतलब यह होता है कि तीनों के शब्द का अर्थ एक ही निकल कर आता है कि बालक के आंतरिक शक्तियों को जो बाहर निकालता है या बाहर आंतरिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकास करता है, प्रकट करता है, वो क्या होता है? एजुकेटम के माध्यम से होता है। एजुकेयर के माध्यम से या एजुसियर के माध्यम से, एजुकेयर के माध्यम से उसे प्रयोग लैटिन भाषा में करते हैं। तो अब हम देखेंगे शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा 2 रूपों में जो निम्न भागों में इसे बांट किया गया है। शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा देखिए, एक होता है भारतीय विचारकों के अनुसार, दूसरा हमारा होता है
जो है पाश्चात्य विचारकों के अनुसार। पहला है क्या, भारतीय विचारकों के अनुसार, विचारकों के अनुसार, भारतीय विचारकों के अनुसार, भारतीय विचारकों के अनुसार। दूसरा हमारा है पाश्चात्य विचारकों के अनुसार। विचारकों के अनुसार तो कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय हैं, जो भारतीय विचारक हैं, वो अपने शब्दों में मतलब भाषा के शिक्षा की परिभाषा को व्यक्त किया है, और जो पाश्चात्य हैं वो भी अपने विचारों के अनुसार जो है शिक्षा की परिभाषा को व्यक्त किया है। जैसे हम ले लेते हैं दो दृष्टिकोण से, पहला क्या है भारतीय दृष्टिकोण से, और दूसरा हमारा क्या है पाश्चात्य दृष्टिकोण से। हम देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी शिक्षा की परिभाषा इन लोगों ने दिया है। ठीक, तो पहला हम देखते हैं ऋग्वेद के अनुसार। प्राचीन समय में सबसे पुराना हमारा वेद कौन सा वेद माना जाता है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अनुसार हम देखेंगे कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी और तथा स्वार्थहीन बनाती है। शिक्षा वह क्या है, शिक्षा क्या है, आत्मविश्वास। ऋग्वेद के अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षा की परिभाषा जो होती है वह होती है, शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है, या स्वार्थहीन बनाए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा की परिभाषा में ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा ऐसा होना चाहिए मनुष्य के अंदर जो कि आत्मविश्वास खुद पर और आत्मविश्वास रखे। दूसरी चीज स्वार्थहीन, मतलब कोई भी काम करे वह समाज में, परिवार में या देश में, तो वह उसके प्रति या उसके पीछे कोई उसका स्वार्थ नहीं होता है। यह शिक्षा ऐसी चीज होती है कि इस जो ग्रहण कर लेता है उसमें क्या होता है कि वह स्वार्थहीन और आत्मविश्वासी बन जाता है। तो ये ऋग्वेद के अनुसार था। किसके अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार। फिर आता है जो है हम स्वामी विवेकानंद के अनुसार। शिक्षा क्या है, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य में निहित जो है दैत्यपूर्ण प्रत्यक्षीकरण है। मनुष्य में निहित दैवी पूर्णता का मतलब है दैवी पूर्णता, या हम कह सकते हैं निहित शक्तियों को विकसित करना ही शिक्षा है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। और अरविंदो घोष एक है हमारे, अरविंद जी के अनुसार देखिए ये सब हमारे, जैसे मान लीजिए ऋग्वेद हो गया, पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद के अनुसार ये हमारा प्राचीन जो है वेद है, ऋग्वेद के अनुसार हो गया, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हो गया। ये सब हमारे भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हम बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, अरविंद के अनुसार, तीसरा हमारे हैं अरविंद के अनुसार, अरविंद के अनुसार ये हम भारतीय दृष्टिकोण से बता रहे हैं शिक्षा की परिभाषा। तो अरविंद के अनुसार क्या होता है कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का कार्य आत्मा को जो कुछ उनमें है
या जो कुछ आत्मा में उनमें है वो विकसित करने की एक सहायता देती है या सहायता प्रदान करती है। कहने का मतलब अरविंद जो हैं उनके कहने का मतलब शिक्षा वह कार्य है जो आत्मा को जो कुछ उनमें है वह विकसित करने में क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर जन्मजात चीज़ें जो होती हैं वो शिक्षा के माध्यम से उसमें विकसित करने का सहयोग प्रदान करती है। अब हम महात्मा गांधी के अनुसार, ये महात्मा गांधी भी हमारे भारतीय हैं, इन्हें पाश्चात्य न लेना आप लोग। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या होता है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वश्रेष्ठ को प्रकाश में लाना। जैसे कि इनके कहने का मतलब होता है कि मनुष्य का जो मन होता है, आत्मा होता है और शरीर होता है, इन सब में क्या होता है कि निहित सर्वश्रेष्ठ जो प्रकाश होता है उसे बाहर निकालने की कोशिश कौन करता है, शिक्षा करता है। शिक्षा के माध्यम से वो अपने मन, शरीर और आत्मा को जो है प्रकाश में प्रकाशित कर सकता है शिक्षा के माध्यम से। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार क्या है कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाता है, शिक्षा मस्तिष्क को इस योग्य बनाता है कि सत्य की खोज कर सके और उस तथ्य को जानने या अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि शिक्षा का अर्थ होता है मस्तिष्क को योग्य बनाना, मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि सत्य की खोज कर सके, ठीक, और उस तथ्य को अपना बना सके, उसको बनाकर अपना बनाते हुए उसे व्यक्त कर सके। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना है। अब हम देखेंगे पाश्चात्य दृष्टिकोण से। अभी तो हमने भारतीय दृष्टिकोण से देखा, जैसे ऋग्वेद के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद के अनुसार। उसी प्रकार जो है हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखेंगे कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से शिक्षा की क्या परिभाषा विचारकों ने अपने माध्यम से जो है प्रस्तुत की है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में हम सुकरात के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार? सुकरात के अनुसार। ये सुकरात बहुत मतलब पाश्चात्य थे, ये विदेशी थे, ये विदेश से आए थे। मतलब इन्होंने अपने शब्दों में, अपने विचार में इन्होंने भी शिक्षा का परिभाषा सुकरात ने दिया था। इन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार में सर्वमान्य विचारकों को प्रकाश में लाना। शिक्षा का कार्य क्या होता है? सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ यह होता है कि मनुष्य में के मस्तिष्क में अदृश्य चीज़ें जो छुपी होती हैं, अदृश्य चीज़ें जो छुपी होती हैं या रूप से विद्यमान होती है संसार के लिए, उसे सर्वमान्य रूप से विचारों को उसे प्रकाश में ले आना। जो चीज़ें अदृश्य है मस्तिष्क में, वह शिक्षा कार्य क्या करती है तो उसे संसार के समक्ष प्रदान करती है, संसार के समक्ष प्रकाश में ले आती है। ये सुकरात का विचार है। फिर फ्रोबेल के अनुसार देखिए, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। फ्रोबेल के अनुसार क्या होता है? फ्रोबेल ने अपने माध्यम से शिक्षा को क्या कहा? शिक्षा का अर्थ वह होता है कि जिसके द्वारा बालक अपने आंतरिक या जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। फिर हमारा आता है कांट के अनुसार। कांट ने भी कहा था शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें जो है क्षमता होती है, जिसकी उसमें उसकी क्षमता पाई जाती है। कांट के अनुसार अब है हमारा बॉसिंग मत के अनुसार क्या है? बॉसिंग के अनुसार क्या है? शिक्षा का कार्य शिक्षा का वह कार्य है कि व्यक्ति को वातावरण के साथ उस सीमा तक समायोजन करना जिसमें व्यक्ति क्या होता है कि उस कार्य की ओर समायोजन करना
मतलब ये वातावरण के साथ जो है उस सीमा के साथ मतलब वातावरण की सीमा के साथ समायोजन करना, और जिसमें व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। ये तो हमारे वाशिंग के अनुसार था। ये शिक्षा की परिभाषा था, किसके अनुसार? भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार और पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा की परिभाषा थी। अभी आपने देखा कि जो है हमने शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके बारे में हमने आपको समझाया। उसके बाद शिक्षा की परिभाषा हमने भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार और पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार आपको हमने समझाया। तो उसी प्रकार अब हम देखेंगे शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा की अवधारणा मतलब शिक्षा का विचार के बारे में बात करेंगे कि शिक्षा की अवधारणा क्या है, ये मतलब कि कैसी अवधारणा है, ये किन रूपों में, किन जो है अर्थों में इसको स्पष्ट किया गया है, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। देखिए शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा की अवधारणा क्या है? शिक्षा की अवधारणा इतनी विस्तृत और व्यापक रूप से है, इतनी विस्तृत और व्यापक रूप से है कि इसे भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रीय, समाज शास्त्रीय, दार्शनिक और जो है समाज शास्त्रीय, दार्शनिक, दर्शन शास्त्रीय, ये लोगों ने क्या किया है कि इनके भिन्न भिन्न अर्थों को अलग अलग रूपों में जो है व्यक्त किया है। जैसे स्वीकार करते हैं, कभी इसको कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो कुछ लोग का मतलब यह होता है कि यह कक्षा तक ही सीमित रह जाता है। फिर एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि इस अवधारणा को, यह शिक्षा की वास्तविक अवधारणा को समझाए कि वास्तविक अवधारणा क्या है, और इसका मतलब यहाँ शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करे कि कौन कौन सी अवधारणा में शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षा की संकुचित अवधारणा, शिक्षा की संकुचित अर्थ, मतलब कि संकुचित अर्थ को जानेंगे कि शिक्षा की संकुचित अवधारणा क्या है, संकुचित विचार क्या है, शिक्षा शास्त्रियों का या दर्शन शास्त्री का या जो है समाज शास्त्रियों का संकुचित अवधारणा क्या है, ये कहाँ तक जाकर सीमित हो जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शिक्षा की संकुचित अवधारणा के बारे में बात करेंगे कि शिक्षा की संकुचित अवधारणा क्या है। देखिए संकुचित अवधारणा, शिक्षा को संकुचित अवधारणा के अनुसार शिक्षा का आशय यह होता है कि बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से होती है। बालक को जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, संकुचित अवधारणा का मतलब यह होता है कि जो एक बालक को विद्यालय स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है वो उससे संबंधित जो है होता है, उससे जो है संबंध रखता है, क्योंकि शिक्षा विद्यालय स्तर पर बालक को जो दी जाती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि निश्चित योग्यता के अनुसार ही दिया जाता है। जो बालक की जो योग्यता होती है उसके अनुसार ही उसे क्या किया जाता है, उसी के अनुसार जो है उसे शिक्षा दी जाती है। उसकी जो योग्यता होती है एक निश्चित समय तक ही होता है, ये एक निश्चित समय तक होता है, एक निश्चित विधियों के द्वारा जो होता है, एक निश्चित स्थान पर होता है। जैसे कि विद्यालय में क्या होगा, निश्चित समय बनाया जाता है, टाइम टेबल बनाया जाता है, रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, अनुशासन होता है, एक निश्चित उसका स्थान बनाया जाता है, उसकी योग्यता होती है। तो इस आधार पर व्यक्तियों के द्वारा जो है पाठ्यक्रम निश्चित प्रकार से किया जाता है कि इस कक्षा का पाठ्यक्रम ये होगा या कक्षा 2 का पाठ्यक्रम ये होगा, कक्षा 5 का पाठ्यक्रम ये होगा। तो उसकी योग्यता के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का भी निर्धारण किया जाता है और उसको जो है एक स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर उसे शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना और तथा यह समझाना कि यह निश्चित
है कि इसी आधार पर आपको जो है या इस प्रकार का प्रयास किया जाता है कि आप शिक्षा को ग्रहण कर सकें या संकुचित अवधारणा को समझ सकें। हमने बताया ना कि शिक्षा जब संकुचित रूप में देंगे तो उनकी योग्यता के अनुसार देंगे, उनकी जो एक योग्यता होगी उसके अनुसार आप देंगे। एक निश्चित समय होगा, निश्चित स्थान होगा, निश्चित विद्यालय होगा, ये सारी चीज़ें निश्चित होगा कि आप यहाँ जाएंगे, इस विद्यालय में जाएंगे, इस समय पर जाएंगे, इस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, तब आप जो है दूसरी कक्षा में जा सकते हैं। तो ये शिक्षा की संकुचित अवधारणा, जैसे मान लीजिए शिक्षा की संकुचित अवधारणा को हम ले लेते हैं, तो शिक्षा की संकुचित अवधारणा जो होता है, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है। शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसके प्रभाव बालक के चिंतन दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा दी जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में या चिंतन करने में विशेष रूप से शिक्षा क्या करती है, अपना सहयोग प्रदान करती है, अपना सहयोग देती है। दूसरी चीज़ जैसे हो गए, शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक संकुचित रूप से लेते हैं तो शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है या विशेष ढांचे में उसे डाला जाता है शिक्षा के अनुसार। शिक्षा के संकुचित रूप की अवधारणा को अगर मैं प्रस्तुत करूं तो शिक्षा के अनुसार क्या होता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में क्या होता है, ढाला जाता है। ये तो संकुचित रूप था। उस प्रकार हम शिक्षा की व्यापक अवधारणा को पढ़ेंगे कि इसकी व्यापक अवधारणा क्या है। इसकी व्यापक अवधारणा, शिक्षा की व्यापक अवधारणा को पढ़ेंगे कि ये व्यापक अवधारणा क्या होता है। देखिए क्या होता है कि व्यापक अवधारणा के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। अवधारणा अगर हम व्यापक रूप से ले लेते हैं शिक्षा को, तो ये क्या होता है कि यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही शिक्षा का जो है शिक्षा का काल है। जैसे उसका जो संपूर्ण जीवन होगा मनुष्य का, वह शिक्षा का क्या होता है, जीवन चक्र होता है, जीवन काल माना जाता है। बालक केवल विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। क्या होता है, व्यापक रूप में जब हम देखेंगे तो विद्यालय में क्या करेंगे कि शिक्षा के माध्यम से अगर व्यापक रूप से देखेंगे तो जो एक छात्र होगा, एक बालक होगा, वह विद्यालय स्तर पर ही शिक्षा नहीं प्राप्त करता है, बल्कि वह कई स्थान, मतलब हमने कहा हर क्षण, हर पल, हर वस्तु से कहीं न कहीं बालक कुछ न कुछ सीखता है। तो इसका मतलब ये है कि जब व्यापक रूप की अवधारणा को हम प्रस्तुत करेंगे तो उसमें क्या होगा कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सिर्फ विद्यालय में ही नहीं बल्कि जहाँ भी वह रहता है, जो भी करता है, वह शिक्षा के दायरे में आता है, वह शिक्षा के माध्यम से जो है सीखता है। परिवार के सदस्यों, अब आता है कि विद्यालय के स्तर पर तो विद्यालय की जगह सीखेगा, लेकिन उसके व्यापक रूप में हम परिवार के सदस्य को शामिल करते हैं, मित्र मंडली को शामिल करते हैं, समाज को शामिल करते हैं और समुदाय को शामिल करते हैं। इसके संदर्भ में देखा जाए तो जैसे पार्क हो गया, दफ्तर हो गया, दफ्तर पे या ऑफिस में कहीं न कहीं जो बालक होता है वह कुछ न कुछ शिक्षा के माध्यम से ग्रहण करता रहता है। यह व्यापक रूप से जो है होता है, किसी भी रूप में शिक्षा प्राप्त करता है और व्यक्ति के जन्मजात से लेकर अंतिम क्षण तक जो है शिक्षा उसका चलता रहता है। जैसे लेते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ में ले लेते हैं तो सभी जो प्रभाव होते हैं उसमें शामिल हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है।
अगर व्यापक रूप से हम ले लेते हैं शिक्षा का अर्थ, तो व्यापक रूप से क्या होता है कि वे सभी प्रभाव उसमें शामिल होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यह शिक्षा की व्यापक अवधारणा माना जाता है। अब मैं वास्तविक अवधारणा को जानेंगे कि इसकी वास्तविक अवधारणा क्या होती है। इसकी वास्तविक अवधारणा क्या है? शिक्षा की वास्तविक अवधारणा देखिए, हमने अभी देखिए संकुचित और व्यापक रूप से जो है शिक्षा की अवधारणा को समझा कि शिक्षा की अवधारणा क्या होती है। उसी तरह हम रियल में देखेंगे कि रियल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या होता है, कि रियल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन कि हम रियलिटी क्या होनी चाहिए शिक्षा की, वास्तविकता क्या होनी चाहिए शिक्षा की, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने संकुचित और व्यापक अवधारणा को अध्ययन करके उसके पश्चात ये प्रश्न उपस्थित होता है कि शिक्षा को वास्तविक अवधारणा क्या है। आखिर वास्तविक अवधारणा क्या है? जैसे शिक्षा का एक संकुचित अवधारणा तथा व्यापक उसकी वास्तविक अवधारणा नहीं हो सकती। जो संकुचित अवधारणा होगी वो व्यापक अवधारणा, जो संकुचित अवधारणा होगी वो वास्तविक अवधारणा नहीं हो सकती, और जो व्यापक अवधारणा होगी वो भी वास्तविक अवधारणा नहीं हो सकती। रियल क्या है? रियल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये दोनों को नहीं शामिल करते हैं, क्योंकि इसकी क्या है कि ये विद्यालयी स्तर पर होता है। क्या होता है कि ये विद्यालयी स्तर पर होता है, ये भी विद्यालय स्तर पर होता है, लेकिन इसका क्या होता है कि ये विद्यालय के इसके लिए एक निश्चित समय निश्चित स्थान होता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन इसके रियल की बात करूं तो इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, रियल विचार क्या है जीवन में है शिक्षा का, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि शिक्षा केवल विद्यालयी शिक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षा एक व्यापक अवधारणा के रूप में भी है, एक संकुचित अवधारणा के रूप में भी है। तो इसको हम यह देखेंगे कि आखिर संकुचित है या व्यापक है, तो लेकिन इसकी रियल क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को हम जानते हैं। तो रियल में क्या होता है कि व्यक्ति की जो अवधारणा होती है उसमें उसकी रुचियों, उसकी आकांक्षाओं, उसके योग्यताओं और विशेष उसकी हर पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि उसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक, संवेगात्मक ये सारे विचार जो है इसके माध्यम से शिक्षा व्यक्ति में या बालक में वास्तविक रूप से जो है विकास कर सके, और जिससे कि बालक अपनी वास्तविकता पहचान सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरी आवश्यकता है इस समाज में या परिवार में। उस चीज़ को शिक्षा के वास्तविकता के आधार पर वह जो है जान सकता है, और जिससे कि स्वयं यह कहा जा सकता है कि वह शैशव अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो चलता रहता है उसके बीच में जो भी सारी चीज़ों को वो सीखता है, जानता है, करता है, वो चीज़ें उसकी वास्तविकता बन जाती है। सत्यता यही है कि वो जो भी कर रहा है या सीख रहा है उसकी वास्तविकता है कि उसे ये चीज़ें करनी चाहिए, उसके लिए ये जरूरी है। ठीक, तो ये हमारा जो है संकुचित अवधारणा था, व्यापक अवधारणा था और वास्तविक अवधारणा था। जैसा अभी आपने देखा कि हमने शिक्षा का अर्थ बताया, व्यापक रूप से, संकुचित और वास्तविक रूप से क्या होता है, उसी प्रकार है हमारा शिक्षा की प्रकृति। अब शिक्षा की प्रकृति क्या है इसके बारे में जानेंगे। नेचर ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि शिक्षा की प्रकृति क्या है, क्या क्या प्रकृति बताया गया है, शिक्षा की कैसी प्रकृति होती है। तो शिक्षाविदों ने निम्नलिखित प्रकार से शिक्षा की प्रकृति को समझाया है, शिक्षा की प्रकृति को बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया होती है, द्विमुखी प्रक्रिया होती है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया
द्विमुखी प्रक्रिया होती है। तो इसके बारे में जानेंगे कि द्विमुखी प्रक्रिया क्या है, कि शिक्षा की जो प्रकृति है ये द्विमुखी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि एडम्स के अनुसार, एडम्स ने कहा था कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने कहा था कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन ले आता है। इसलिए यह द्विमुखी प्रक्रिया माना जाता है। द्विमुखी प्रक्रिया एडम्स के अनुसार, एडम्स ने कहा था कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है। एडम्स के अनुसार होता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन ले आता है। यह प्रकृति होती है शिक्षा की कि किसी के व्यवहार में परिवर्तन ले आना। कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जैसे हम शिक्षा के द्वारा व्यवहार में उसके परिवर्तन ले आते हैं, ज्ञान देकर कि तुमको क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे उसके माइंड पर या उसके मानसिक विकास पर हम अच्छी चीज़ों का प्रभाव देते हैं, तो वो उसके धीरे धीरे उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन आने लगता है। तो इसके माध्यम से एडम्स ने कहा था कि शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं। द्विमुखी प्रक्रिया में क्या होते हैं? दो ही व्यक्ति होते हैं। एक शिक्षक होता है, दो व्यक्ति होते हैं। द्विमुखी प्रक्रिया में द्विमुखी प्रक्रिया में द्विमुखी प्रक्रिया में दो ही व्यक्ति होते हैं, एक शिक्षक और दूसरा छात्र होता है। द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं। द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं। पहला क्या है? पहला शिक्षक को रखा गया, पहला शिक्षक रखा गया और दूसरा हमारा जो है छात्र को रखा गया, छात्र। ये दो मुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसको किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। कभी कभी पूछ लेता द्विमुखी प्रक्रिया को किसने दिया था, यह नियम किसने दिया था, तो हम एडम्स को कहते हैं। ये कभी कभी प्रश्न बन जाता है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जैसे दो मुखी प्रक्रिया को एडम्स ने बताया था, उसी प्रकार त्रिमुखी प्रक्रिया को जो है हमारे जॉन डीवी ने बताया था कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है। उन्होंने क्या बताया था? त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया को बताया था। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। देखिए इसके अनुसार क्या होता है कि इसको जो है जॉन डीवी ने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, दो मुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने कहा था। इसमें क्या होता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और इसके 3 अंग होते हैं। कहने का मतलब होता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा वह प्रक्रिया है, इसके माध्यम से क्या होता है, इसके 3 अंग होते हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया के त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया के
3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। पहला होता है शिक्षक। पहला है शिक्षक और दूसरा हमारा छात्र होता है और तीसरा हमारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ये जो है 3 अंग हैं। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। शिक्षा क्या होती है? त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। तो त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं और 3 अंग कौन कौन है? जॉन डीवी ने बताया। पहला है शिक्षक और दूसरा छात्र और तीसरा हमारा क्या है? पाठ्यक्रम। तो ये 3 होते हैं। तो पाठ्यक्रम का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? केवल पुस्तकीय। जैसे एक अंग क्या होता है? शिक्षक होता है, दूसरा अंग हमारा छात्र होता है और तीसरा अंग हमारा क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना और एक दूसरे को जो है शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध होगा, ज्ञान प्राप्त करने का जो संबंध होगा, ये क्या होगा? ये पाठ्यक्रम होगा। इसी के आधार पर शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करेगा। ये पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षक किससे ज्ञान? क्या वो अनौपचारिक लेगा? क्योंकि विद्यालय स्तर पर जब जाएगा बालक तो विद्यालय स्तर पर शिक्षक छात्र होंगे, बस पाठ्यक्रम होगा तभी तो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो ये शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध होगा वो पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक क्या होगा? छात्र को ज्ञान प्रदान करता है। तो जॉन डीवी ने यही 3 अंग त्रिमुखी प्रक्रिया के माध्यम से जो है व्यक्त किया है। कितने मिनट है? 45। तो आज मैं शिक्षा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में हमने आपको शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की अवधारणा क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, इसके बारे में बताया। अगले वीडियो में हम जो है शिक्षा के महत्व बताएंगे और शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।